नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में जमकर किया था प्रचार। पंजाब की घटनाओं पर केंद्र की नजर। गृह मंत्रालय ने कहा, सीमावर्ती राज्य होने के कारण कानून के उल्लंघन वाली घटनाओं का पंजाब पर पड़ सकता है व्यापक असर। कांग्रेस ने अपनी नीति निर्धारण की सबसे ताकतवर इकाई कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं कराने का किया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया कार्य समिति के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। एफएटीएफ ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस की सदस्यता को किया रद्द। कहा, रूस की कार्रवाई अस्वीकार्य और एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के विपरीत। और भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका। कप्तान पैट कमिंस इंदौर में 1 मार्च से होने वाले तीसरे मैच से बाहर। स्मिथ करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर तीसरे वेबिनार को संबोधित करेंगे। आज का विषय है युवा शक्ति का दोहन, कौशल और शिक्षा। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में तालमेल लाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए बजट के बाद के वेबिनार के विचार की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाया गया है। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़कर के उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है, जबकि वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान है। एक उम्मीदवार के निधन के चलते मेघालय में 59 सीटों पर और नागालैंड में 60 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण सभी राजनीतिक दल आज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में धुआंधार रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इसे पूर्वोत्तर में एक अविस्मरणीय दिन बताते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि जनता के हुजूम से उसका रुख साफ है कि वो बीजेपी के साथ है। नागालैंड में चुमो उकेडिमा में एनडीपीपी बीजेपी की चुनाव सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नागालैंड में स्थायी शांति लाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में शांति, प्रगति और समृद्धि सरकार के ध्येय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने मेघालय के शिलांग में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें मजबूत योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे युवा हों, महिलाएं हों, व्यापारी हों या सरकारी कर्मचारी हों, हर कोई चाहता है कि मेघालय की सत्ता में बीजेपी आए। मेघालय निर्वाचन आयोग ने पहली बार के मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी सेंटर बनाए हैं। इन मतदाता साक्षर केंद्रों में पोलिंग स्टेशन बनाकर मतदाताओं को जागरूक बनाया जा रहा है। शिलोंग में ऐसे ही एक केंद्र से हमारे संवाददाता सूरज की एक रिपोर्ट।
आप बताएं सर कि किस तरह से आप लोग ईएलसी सेंटर को चला रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य है? So the ELC corner has been set up in 2019 when the Election Commission of India had launched the ELC project. In the state of Meghalaya, under the leadership of Chief Electoral Officer Frederick Roy Kharkongor, we've started the Meghalaya ELC project. Under this project, all of the youths of the state from 13 years up to 25 are taught and trained about elections, how do they get themselves enrolled, what is the Form 6, Form 7, Form 8. We also teach them, as you can see in this center, we have made a mock polling station in which students from schools come and visit almost every day to understand what they need to do, the frustrations and the worry of, first time voting. So they understand if they go to the what they have to do. Firstly, who's a polling agent? Who's a polling agent? What is the job of a polling agent? That is checking whether your name is in the electoral roll or not. We talk to the polling officer who checks whether your documents are correct or not, and then the presiding officer who turns on your EVM VVPAT. And then they can move. I can show to you the EVM VVPAT, how it works. I can just call one of the students. You can see, can any of the students just press on the EVM VVPAT, and it will show you that it beeps. There will be a light beep if they press any of the button. There will be a beep of a light that you can see once it's put through. So over here, almost 150 schools and colleges in Meghalaya have set up ELCs. And within these ELCs, you can see students throughout the year have engagements through debate, essay writing, story writing. So that is the mission, because we want to start young, to understand the value of a vote. This is what is lacking in our youths today. And under the mission of the ECI as well as Chief Electoral Officer, we want to educate young people. And this is why we've set up here any young person. I think so as the days are coming towards 27 February, young people are getting more excited, and we're running on the ground and empowering young people. So that is the mission of this ELC corner. मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ उन्हें जागरूक करने के भी प्रयास हो रहे हैं। शिलांग से जुड़ गए हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या कुछ हलचल आज देखने को मिल सकती है और चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं? बिल्कुल शालिनी, अगर हम मेघालय की बात करें तो पूर्वोत्तर के इस राज्य में मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों में उत्साह है और मतदाताओं में काफी उत्साह है। हमने कल भी देखा था, सभी बड़े नेता सभी राजनीतिक दलों के उन्होंने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री का रोड शो हमने राजधानी शिलांग में देखा, जहां अपार भीड़ देखने को मिली और इससे प्रधानमंत्री उत्साहित भी थी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, इससे पहले राहुल गांधी यहाँ आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के यहाँ आए थे, और जो यहाँ के क्षेत्रीय क्षत्रप हैं एनपीपी और यूडीपी सहित जो अन्य तमाम है, सब यहां पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और आज आखिरी दिन है चूंकि, और शाम को 4 बजे यहां चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आज बड़े नेता तो हम यहां नहीं देखेंगे राष्ट्रीय पार्टियों के, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेता डोर टू डोर कैंपेन और गांव कस्बों में छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, ताकि अपनी जो नीति है उसके बारे में जनता को बता सके और आखिरी प्रयास वो कर सके जनता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। और मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा शालिनी, कि संगीत यहाँ एक मेघालय एक अनोखा राज्य है, यहाँ संगीत और राजनीति का ऐसा मिश्रण हुआ है। कल भी हमने प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद जनसभा में देखा था, और तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा लगता है जैसे आप एक रॉक कंसर्ट में यहां आए हुए हैं, ऐसा चुनाव प्रचार होता है, म्यूजिक का समागम है। और निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने यहां के जितने भी मेघालय के टॉप रॉक बैंड्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको अपना आइकॉन बनाया है और उनसे गाने और वीडियोस बनवा के उनके साथ कार्यक्रम कर रही है, ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा आए। पहली बार के मतदाताओं को यहां मतदान केंद्र पर लाने के प्रयास शालिनी हो रहे हैं। कल शाम को हमने शिलांग में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां हमने देखा खाने के स्टॉल लगे हुए थे। उसके अलावा यहाँ के मशहूर जितने भी संगीतकार, गीतकार, गायक थे, वहां यहाँ पे अपनी गायकी पेश कर रहे थे। और वोट फॉर श्योर जो निर्वाचन आयोग का स्लोगन है मेघालय में, उसको प्रचारित कर रहे थे, ताकि मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मेघालय अपने उच्च मतदान के लिए काफी प्रसिद्ध है। पिछली बार 86% से ज्यादा मतदान हुआ था, इस बार लक्ष्य 90% से ज्यादा का है। तो हम देखते हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, राजनीतिक दल अपना प्रयास कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपना प्रयास कर रहा है। अब देखना होगा 27 फरवरी को कि मतदान का कौन सा रिकॉर्ड मेघालय में टूटता है। शालिनी जी, सूरज धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं नागालैंड का, और नागालैंड में हमारे संवाददाता पवन कुमार हैं, जो वहां की चुनावी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
शालिनी, जहां तक नागालैंड की बात है, यहाँ 60 विधानसभा सीटें हैं, पर एक सीट जो है वो वहां पे बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो 59 जो मतदान सीट हैं उन पे मतदान होना है 27 तारीख को। आज प्रचार का आखिरी दिन है। तो यहाँ जो होता क्या है शालिनी, के जो भी यहाँ का कैंडिडेट होता है वो अपने इलाके में रहता है और इलाके में ही प्रचार करता है। आखिरी दिन तो कोई बड़ा नेता तो नहीं आज यहाँ पे पहुंचेगा, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे एनडीपीपी का कोई बड़ी बात हो। सभी मुख्यमंत्री नेफी रियो भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। कल मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने नेफी रियो ने कहा कि इस बार एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो रिपीट करेगा इस बार और 45 से 50 सीटें जीतेगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई थी मेरे साथ बातचीत में। जहां तक बात कल है शालिनी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे थे और यहाँ पे दीमापुर के पास जो है एयरपोर्ट के पास ये रैली थी, उसमें बहुत सभी ट्राइब्स के 16 मेजर ट्राइब्स हैं नागालैंड में, नागाज की, तो वो सभी के उन सांस्कृतिक झलक हमारे को वहां पे मिली। सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहां पे मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने वहां पे बड़ी बात की शालिनी के जो केंद्र सरकार है वो रीजन और रिलीजन के बेसिस पे कोई ज्यादा मतभेद नहीं करती। इसका उनका सीधा इशारा ये था कि यहाँ पे 88% ईसाई रहते हैं शालिनी नागालैंड में, तो और बीजेपी जो है उस पार्टी माना जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बीजेपी सबकी पार्टी है और सबके उत्थान के लिए काम करती है। दूसरी बड़ी बात कि उनका कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ भेदभाव हुआ है पहले की सरकारों ने किया है, उसको एटीएम की तरह समझा, पर जो एनडीए गवर्नमेंट है सेंटर की, वो उसको अष्टलक्ष्मी के रूप में देखती है कि वहां से हम उनके रिसोर्सिस को नॉर्थ ईस्ट के अच्छे से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट को दुनिया में जो है वो अच्छा नाम और वहां से आर्थिकी भी उसकी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये फोकस रहा। और जहां तक यहाँ पे एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन का प्रचार भी है शालिनी, वो पीस और डेवलपमेंट के लिए है। और पिछली बार हमने देखा कि एनडीपीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ 5 साल रही और इसके लिए भी आगे, ताकि क्योंकि चाहे एएफएस एसपीए हो चाहे बाकी नागा समस्या हो, उसके प्रति भी पहले गृह मंत्री भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि इसको धीरे धीरे यहाँ से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन पावर्स एक्ट को हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो ऐसी ऐसी बातें जनता से सीधा कहा और उन्होंने कहा कि नागालैंड का कल्चर, यहाँ का क्राफ्ट, धन्यवाद इस जानकारी के लिए और ये इसको देश दुनिया में ये। तो शांति और विकास के मुद्दे पर नागालैंड में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं और नई सरकार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब कुछ साफ हो जाएगा जब 27 फरवरी को मतदान होगा और इसके नतीजे उसके बाद सामने आएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। भारत ने अप्रत्याशित तौर पर देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर देश भर में 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस संबंध में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की अर्थव्यवस्था पर मरहम, भारत के टीकाकरण और अन्य मुद्दों पर आर्थिक प्रभाव का आकलन विषय पर शुरुआती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड टीकाकरण अभियान का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर हुआ है और इससे 18.3 अरब डॉलर की बचत हुई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा अजनाला में पुलिस थाने पर हमला करने और उसके सहयोगी की रिहाई जैसी घटनाओं पर केंद्र सरकार गहरी नजर रख रही है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वो पंजाब सरकार से अमृतपाल सिंह की गतिविधियों पर नजर रखने और कानून को बनाए रखने के लिए पहले ही कह चुका है, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए कानून के उल्लंघन वाली किसी भी घटना का व्यापक असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कहा कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में दोनों शहरों के नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले का स्वागत किया। दरअसल औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। वहीं उस्मानाबाद को अब धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। दोनों शहरों का नाम बदलने की मांग सबसे पहले दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल साहेब ठाकरे ने की थी। कांग्रेस ने अपनी नीति निर्धारण की सबसे ताकतवर इकाई कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है।
पार्टी की संचालन समिति ने सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कार्य समिति के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के आधिकारिक सत्र में मुहर लग जाएगी। संचालन समिति ने इसके साथ ही पार्टी के संविधान और नियमों से जुड़े संशोधन के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को कांग्रेस कार्य समिति में 50% आरक्षण देने का बड़ा राजनीतिक कदम सबसे अहम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का समापन हो गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक विमर्श में असंसदीय व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर और बाहर अपने व्यवहार को संयमित और गरिमामय रखना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जितने भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, अब समय आ गया है ये सकारात्मक चर्चा संवाद के केंद्र बने और इनके माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये समय हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसको हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर करना होगा। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए रखे गए विषय सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि देश, दुनिया और मानवता के लिए प्रासंगिक और भविष्य से संबंधित हैं। कुछ मुद्दों पर जो माननीय वक्ताओं ने अपनी राय दी और जो सुझाव दिए, मैं मानता हूं कि आज की देश की राजनीति के लिए वे बड़े प्रासंगिक और सीखने योग्य हैं। जैसे सूरज की रोशनी इस इलाके से देश में प्रवेश करती है, मुझे यकीन है कि यहाँ जो सुझाव मिले वो देश के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों के लिए भी उतने प्रासंगिक और प्रेरित करने वाले होंगे। और अब रुख करते हैं आज की टॉप 10 खबरों का। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय का 99वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। इस बार डीयू के इतिहास में रिकॉर्ड 900 पीएचडी डिग्री प्रदान की जाएंगी। वहीं इस बार छात्र पुराने औपनिवेशिक गाउन की जगह अंग वस्त्र में डिग्री प्राप्त करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज भारत की 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चांसलर शोल्ज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं। इस दौरान अमित शाह बगहा के वाल्मीकि नगर के लोरिया में सुबह 11:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां की जिला कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर बापू सभागार में किसान मजदूर समागम में शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम को तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आज राजस्थान के उदयपुर में भारत में सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारत के विधि आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के सहयोग से किया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी 20 जिलों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI का विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अपने सामान्य भविष्य निधि यानी GPF खाते बंद किए जाने का आरोप लगाने वाले पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की शिकायतों पर गौर करे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत का 89 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने उनके निधन पर शोक जताया है। दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार अपनी 50 साल की यात्रा का उत्सव मना रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट ITBP के सहयोग से आज से 5 मार्च तक दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बार के बुक फेयर का आयोजन करेगा। इस बार मेले की थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। अतिथि देश के रूप में फ्रांस इस 9 दिवसीय पुस्तक मेले में शामिल होगा। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन आज से 5 मार्च तक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इस महोत्सव में देश भर के जाने माने कलाकार लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, नाटिकाओं और सूफी संगीत में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान रेत मूर्ति कला के साथ साथ शिल्पकला और अन्य कलाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत के रुख पर अमेरिकी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि अमेरिका को नहीं लगता है कि भारत जल्द ही रूस के साथ संबंध समाप्त करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका आशा करता है कि भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने यूक्रेन के खिलाफ अवैध, अकारण और अनुचित युद्ध छेड़ने के लिए रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया। FATF ने एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि रूस की कार्रवाई अस्वीकार्य है और FATF के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। बयान में कहा गया है कि FATF का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। नेपाल के 8 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौड्याल का समर्थन करने का फैसला किया। 78 वर्षीय पौड्याल अगले राष्ट्रपति के रूप में विद्या देवी भंडारी की जगह ले सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को आज अपना नामांकन दाखिल करना होगा और मतदान 9 मार्च को होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की चीन से नजदीकी बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये युद्ध और भी विनाशकारी हो सकता है और यूक्रेनी सेना इससे निपटेगी। उधर रूस दोनबास के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के सभी हिस्सों पर कब्जा करने के लिए अपना अभियान और तेज करते हुए लगातार गोलाबारी कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ये युद्ध अभी वर्षों तक खिंच सकता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तुर्की और सीरियाई प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक भूकंप से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। राहत बचाव दल में शामिल कर्मचारी मरने वालों की संख्या में और इजाफे की आशंका जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। बेंगलुरु में कल G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के पहले सत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस सत्र का संचालन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से किया। वित्त मंत्री ने 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विकास बैंकों को मजबूत करने के उपायों पर प्रतिनिधियों के विचार आमंत्रित किए। उन्होंने कई देशों के बढ़ते हुए कर्ज पर प्रकाश डालते हुए बहुपक्षीय समन्वय पर भी सदस्यों के विचार मांगे। उन्होंने कल के शहरों के वित्त पोषण की भारत की प्राथमिकता पर भी बात की। गुजरात विधानसभा में भूपेंद्र पटेल सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री कानुभाई देसाई ने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया। कुल बजट 3,01,022 करोड़ रुपए का है। नए बजट में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों को आवंटित किया गया है।
वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में कई गुना खर्च होने के बावजूद सरकार ने लोगों पर किसी नई टैक्स का बोझ नहीं डाला है। वित्त मंत्री कानूभाई देसाई ने दावा किया है कि 2023-24 के लिए बजट आकार में पिछले साल की तुलना में इस बार 18 से 20% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा इस बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। ये मेडिकल कॉलेज अरावली, छोटा उदयपुर, महिसागर और डांग में बनाए जाएंगे। साथ ही मजदूरों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। इसके लिए गुजरात में 150 नए सेंटर खोले जाएंगे। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान पैट कमिंस इंदौर में 1 मार्च से होने वाले तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं। कमिंस दूसरे मैच की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे और वो इस मैच के लिए नहीं लौटेंगे। इस बात की जानकारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी है। खबरों की माने तो उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ इंदौर में होने वाले तीसरे टेस्ट में कप्तानी की बागडोर संभालेंगे। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 25 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 25 फरवरी साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक सशस्त्र बलों के शौर्य, बल और त्याग का प्रतीक है। इसकी प्रेरणा चक्रव्यूह की संरचना से ली गई है। स्मारक के विन्यास में 4 संकेंद्री वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ है। इसके साथ ही एक शाश्वत लौ और भारतीय सेनाओं द्वारा लड़ी गई जंगों को दर्शाते हुए 6 कांस्य भित्ति चित्र भी शामिल हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं की अर्ध प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है। इसमें 3 जीवित पुरस्कार विजेता सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।